नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सत्ता संग्राम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन काफी अहम रहा। आज दिन भर यूपी से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रही जिसने दिखा दिया कि यूपी की राह नहीं है आसान। सुबह की शुरुआत बीजेपी ने अखिलेश यादव की न केवल पार्टी बल्कि परिवार में सेंध के साथ की। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा ने साइकिल की सवारी छोड़ बीजेपी का कमल अपने हाथों में थाम लिया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अपर्णा यादव कौन है। ग्राफिक्स के जरिए अपर्णा यादव के सियासी सफर के बारे में भी आपको बताएंगे। क्यों अपर्णा यादव का जाना समाजवादी के घर में एक फूट की तरह देखा जा रहा है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हैं। प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा। मुलायम की दूसरी पत्नी के बेटे हैं प्रतीक, जिनकी पत्नी है अपर्णा यादव। उत्तराखंड की रहने वाली है अपर्णा यादव। 2011 में राजनीति में जो है अपर्णा यादव ने शुरुआत की थी, कदम रखा था। किस तरीके से अपर्णा का अब तक का सियासी सफर रहा है ये आपको बताते हैं। 2017 में लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ी, जहां वो रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार गई। मोदी और योगी सरकार की अक्सर तारीफ करती हुई नजर आती है। मोदी की वैक्सीन नीति का भी इन्होंने समर्थन किया था। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का भी समर्थन जो है अपर्णा यादव लगातार कर चुकी हैं। तो एक ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन जिस दल से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं उस दल की अपर्णा यादव अक्सर तारीफ करती हुई नजर आती हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से अपर्णा यादव का सियासी सफर रहा है। आखिर अपर्णा यादव किस तरीके से अखिलेश यादव के परिवार की सदस्य बनी, और कुल मिलाकर अपर्णा और अखिलेश यादव दोनों जो हैं उनके बीच की जो एक कड़ी है वो है मुलायम सिंह यादव, जो अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में अपर्णा यादव चली गई हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अपर्णा यादव ने आज बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद बीजेपी नेत्री बनते ही अपने पहले संबोधन में क्या कुछ कहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। तो बीजेपी ने अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कर अखिलेश यादव के उन हमलों का जवाब दिया है जिसके तहत अखिलेश यादव बीते
कुछ दिनों से बीजेपी के कई नेताओं को सपा में शामिल करवा रहे थे। बीजेपी ने अपर्णा को शामिल कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव राज्य को कैसे संभालेंगे जब वो घर को ही नहीं संभाल पा रहे। अब जब बीजेपी ने हमला अखिलेश के घर में किया तो इसका जवाब देने के लिए मोर्चा भी खुद अखिलेश यादव ने संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर क्या कहा है, जरा आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। एक तरफ जहां बीजेपी अखिलेश के घर में सेंध मारने में कामयाब हुई, तो वहीं आज जो दूसरी बड़ी खबर दिन भर लखनऊ के सियासी गलियारों में चलती रही वो थी कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से आज दिन भर ऐसी खबरें सुनने को मिली कि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से अखिलेश चुनाव लड़ सकते हैं। अब लखनऊ के सियासी गलियारों में अखिलेश के चुनाव लड़ने की खबरें हों और बीजेपी इस पर कुछ ना कहे, भला ऐसे कैसा संभव है? और अखिलेश पर हमला बोलने का जिम्मा खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिया और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया है उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के जब अखिलेश से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तब अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा यह भी सुन लीजिए। आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की तो आज सत्ता संग्राम में हम करेंगे इस बात पर चर्चा कि अपर्णा के जाने से सपा को कितना होगा नुकसान और पूछेंगे कि अखिलेश कहां से लड़ेंगे चुनाव। और इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा पांडे जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुजफ्फर खान जी का मैं स्वागत करूंगा जो कि सपा के वरिष्ठ नेता हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक जी। सबसे पहले मैं संजीव जी आप ही से शुरू करता हूं। संजीव जी, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से सपा के घर में सेंध मारने में बीजेपी ने कामयाबी प्राप्त की है, इसका इलेक्टोरल डैमेज आप मानते हैं इससे होगा या नहीं? क्या है आपकी प्रतिक्रिया आज जो कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में दिन भर घटा उसको लेकर? देखिए, आप इसे दो नजरिए से देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि यदि आप इस नजरिए से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के घर से एक ऐसे नौकरी को अपने पाले में किया जो उनके परिवार की है, तो निश्चित तौर से इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने एक बाजी मारती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभव है? क्या अपर्णा यादव खास करके ये उत्तराखंड में जन्मी बड़ी एक
क्या इतना बड़ा कदर ये रखती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक समूह को प्रभावित कर सके और लोगों को अपनी तरफ खींचने में वो कामयाब रह सके? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है। निश्चित तौर पर राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। यदि इस नजरिए से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनको अपने खेलने में शामिल करने का प्रयास किया या शामिल किया, जिस तरह से कद्दावर लोगों के बीच में खास करके योगी जी के सामने, उप मुख्यमंत्री के सामने, नड्डा साहब के सामने जिस तरह से इनको पेश किया गया, एक मैसेज देने का ये प्रयास किया गया कि हमने भी भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी के खेमे में एक सेंधमारी की है और बहुत बड़े एक जनाधार वाले व्यक्ति को अपनी तरफ खींचा है। लेकिन सच ये है कि संदीप जी, क्या जनाधार है अपर्णा यादव का, ये सवाल है मेरा। मैं उसी पे आ रहा था कि यदि इनके पूर्ववर्ती इतिहास को उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई विशेष वर्ग को या खास समूह को ये प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखती। ये इतने एक्सेप्टेबल भी नहीं है। बहुत ही पॉलिश तरीके से इनकी लालन पालन की भी बात हुई है और ये जिस परिवेश में रही है उसमें से राजनीति जो जमीनी स्तर पर राजनीति में अपने आप को मजबूत करने की बात होती है, लोगों की कनेक्टिविटी बनाने की बात होती है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। कृष्णा पांडे जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी, सवाल सीधा है, क्या अपर्णा यादव को केवल एक प्रतीकात्मक तौर पर यह दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि समाजवादी पार्टी के भी नेता हमारे यहाँ शामिल हो रहे हैं, इसीलिए शामिल किया गया है? क्योंकि जनाधार तो अपर्णा यादव का नहीं है, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे। खुद आपकी ही प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हराया था। तो क्या वजह रही कि अपर्णा यादव को शामिल किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढंग से सैद्धांतिक विचारधारा को राष्ट्र प्रेम के ओतप्रोत लोगों का एक संगठन है, जो राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और अपर्णा जी ने भारतीय जनता पार्टी को की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा हमको, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात, जिधर से भी आ रही हो उसको नियंत्रित कर लें। जी, अपनी बात रखिए कृष्णा जी। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र सर्वोपरि की बातों को रखती है कि पहले देश है, उसके बाद से सारी व्यवस्थाएं, सब राजनीति और बाकी राजनीतिक दल है। अपर्णा यादव जी ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अपनी सदस्यता में उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र को सर्वोपरि मानती हूँ और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की जो विचारधारा है मात्र भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को अमेठी सदस्यता ग्रहण करती हूँ। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अपर्णा जी ने स्वीकार किया इस बात को कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में गुंडई होती थी, भ्रष्टाचार होता था और अखिलेश जी की सरकार में किस तरह से उत्तर प्रदेश में तांडव मचा हुआ था, इस बात को उनके परिवार के एक सदस्य कह रही है, किस तरह से स्वीकार कर रही है। यदि उन्होंने अपने घर में जो चीजें देखी है वो उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे थे, किस तरह से मैं समझ गया। ठीक है, अपराध हो रहा था। मैं अपने चर्चा अपने पिताजी से सत्ता छीन लेता है, ठीक है, मैं समझ गया। उत्तर प्रदेश में खड़ा नहीं होने देता है, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश को कैसे संभाल सकता है जो परिवार नहीं संभाल पाया। ठीक है कृष्णा जी, अभी आगे जैसे चर्चा बढ़ाएंगे इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। मुजफ्फर खान जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। मुजफ्फर जी, भाभी ने तो अब देवर का दामन छोड़ दिया है, ऐसे में कितना नुकसान, और आप लोग ने क्या कोशिश की कि अपर्णा यादव जो है वो बनी रहे समाजवादी पार्टी में? क्योंकि भले ही अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेताजी ने कोशिश की, पर भैया जी ने लगता है कोशिश नहीं की। देखिए, जिस तरह से आपने अभी खबर में दिखाया कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और प्रधानमंत्री की तारीफ करती रही। नहीं तो कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो तारीफ करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? कोई कुछ अच्छा, ये अच्छा तो बहुत अच्छा किया कि 300 रुपए का सिलेंडर 900 में बेच रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो देशभक्त है कि नहीं है, उन देशभक्तों को वो देशभक्त मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जिनको 300 का सिलेंडर 900 में बेच रहे हैं। तो बात ये है, अपर्णा जी को आपने खुद ही अभी कहा कि वो, देखिए, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको बधाई दी बीजेपी में जाने के लिए,
इससे ज्यादा हमारे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन और जहां तक हाँ, लेकिन आपके पास नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि अखिलेश अपना घर नहीं संभाल पाए। 2017 में चाचा छोड़कर चले गए, 2019 में भाभी ने साथ छोड़ दिया, तो परिवार को जो व्यक्ति नहीं संभाल पा रहा वो प्रदेश कैसे संभालेगा? ये बड़ा आरोप लगा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ 15 विधायक अभी इतने ही और आने वाले हैं। अच्छा, तो उन्हें अपने कुंबे की तो चिंता है नहीं। और दरअसल है क्या कि वहाँ एक तानाशाही सरकार के अलावा कुछ है नहीं। इन्होंने जो वादे किए थे, अगर उन वादों पे काम किया होता तो आज उनके विधायक हमारी पार्टी में नहीं आ रहे होते, आज वो वहां मजबूती से खड़े होते। आपके जो उधर जा रहे हैं, हमने काम करके दिखाया। समाजवादी की सरकार रही, 2012 से 2017 तक आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे लखनऊ मेट्रो हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट का काम हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे अपने लिखने को लैपटॉप की बात हो, लेकिन आपके भी इन्होंने बीजेपी में जा रहे हैं मुजफ्फर साहब। देखिए ये तो मैं समझता हूँ, जो लोग बीजेपी में, अभी हमारी पार्टी से कौन गया है तो आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, सब तरफ से हो रहे हैं। चुनाव आयोग को चिंता हो गई इस बात की कि साहब वहां पे इतनी भीड़ कैसे लग गई, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के नेता इकट्ठा हो गए वहां। तो बड़ा सवाल ये है कि आज अखिलेश जी की शख्सियत के आगे तमाम भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौड़ी नजर आ रही है। यानी अपर्णा यादव के जाने से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है, ये मानते हैं क्या आप? देखिए, शिवपाल जी पार्टी से गए थे, आपको याद होगा 2017 में। नहीं, आप देखिए शिवपाल जी का कब देखिए, और शिवपाल जी के बारे में आपने पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि वो कितने बड़े सच्चे नेता है। तो यहाँ सवाल इस बात का है, आपने ये भी बताया कि जो रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई और जो खुद चुनाव नहीं जीत पाई, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, वो गई है वहां, परिवार की सदस्य है और हमारे लिए वो एहतराम है बहुत। तो उन्होंने जो फैसला लिया होगा बेहतर सोच के लिया होगा, लेकिन सवाल यहाँ ये है आज का सबसे बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी को हिसाब देना है और हिसाब का समय आ गया है। तो ये इनके पास, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ है नहीं। मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया मुजफ्फर साहब कि आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। मैं समझ गया मुजफ्फर साहब, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अपर्णा जी के जाने से। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। संजीव जी, जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में दल बदल चल रही है, क्या आज अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए भले ही एक वोट बैंक वाले नेता को नहीं लेकर आया हो, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पर बहुत बड़ी चीज मानी जा रही है और बीजेपी इसको पोर्ट्रे भी वैसे ही कर रही है। आज पूरे दिन मुलायम सिंह यादव के पुराने वीडियो भी सर्कुलेट सोशल मीडिया पर करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में आप इस पूरे दल बदल को कैसे देख रहे हैं, और खास तौर पर तब जब बीजेपी से वो नेता जो अलग अलग राजनीतिक दलों में रह चुके हैं वो सपा में जा रहे हैं, और सपा के पार्टी के जो वो लोग जो एक संस्थापक सदस्य के तौर पर कहे जा सकते हैं, जिनका संबंध सीधा मुलायम सिंह से था, कुछ दिन पहले उनके समधी को भी बीजेपी अपने पालने में ले गई, उन लोगों का जाना कैसे करते हैं? देखिए, जिस तौर पर ये लोग जब पाला बदलते हैं तो इसके बारे में चर्चा होती है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार। तो इसका नतीजा है कि ये सुप्रीम है अभी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या अपर्णा यादव के खेमा बदलने से भारतीय जनता पार्टी को वोटों के तौर पर खिलाफ दिखाई दे रहा है? क्या वाकई वो जमीन से उतने मजबूत है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति करने वाले लोगों के साथ तब्दीली हो सकती है, वो दाएं बाएं बगले खान से बात करें, लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो यदि पाला बदली से उसके पीछे का कारण क्या था। सब कोई जानते हैं कि पहली बार चुनाव लड़ा था, इस बार जो वो कोशिश कर रही थी कि हमें वही और वही चुनाव लड़ना था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव खुद कदम रख रहे हैं। उनको पता है कि एक सीट पे यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, यदि हम लोग के तहत आने वाले दिनों में ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक मिनट, मैं संजीव जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं मुजफ्फर जी के पास जाता हूँ।
मुजफ्फर साहब कहां से सीट मांग रही थी अपर्णा यादव, जो आप लोग नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बीजेपी जाना पड़ा है? देखिए, इतना तो आप समझते ही हैं कि अगर उन्होंने टिकट मांगी होती तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, ये तो बीजेपी के लोग जो हैं उनके पहले से संपर्क में रही होंगी और उनको लगा कि साहब इनको ये मौका है कि हम जिस तरह से हमारे नेता पूरा का पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, यानी तो टिकट को लेकर कुछ भी मतभेद नहीं था, टिकट को लेकर कोई बात नहीं थी, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है समाजवादी पार्टी के ही खेमे से कि लखनऊ कैंट की सीट वो दोबारा चाह रही थी या फिर कोई और एक सेफ सीट चाह रही थी वो, और अखिलेश यादव चूंकि एक एक सीट का हिसाब किताब इस बार रख रहे हैं जीत की संभावनाओं को देखते हुए, इसीलिए वो शायद इस बार सीट देने के मूड में नहीं थे। देखिए आदरणीय अपर्णा जी, अगर आप तो लखनऊ कैंट की बात कर रहे हैं, वो 2 जगह से कहती तो उन्हें पार्टी लड़ा देती। ठीक है, ये कहीं कोई इस तरह की बात है ही नहीं परिवार में, और मैं समझता हूँ कि एक विचार है उनका, वो वहां चले गए और उनको बधाई। समझ गया। अपर्णा जी तो 2 जगह से सीट मांगती तो उन्हें मिल जाती। अखिलेश यादव कहां से सीट ले रहे हैं, इतना ही बता दीजिए। देखिए, अभी आपको इल्म होगा इसका, आजमगढ़ से उन्होंने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का, और आजमगढ़ से आदरणीय अखिलेश जी सांसद भी हैं। तो मैं ये समझ लूं फाइनल है क्या ये समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि मुजफ्फर साहब अखिलेश यादव से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने हाँ ना में जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी, और आप अगर यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हाँ, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। नहीं, देखिए, वो वहां से सांसद हैं, मैंने कहा आपसे, तो वो एक विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और आप समझते हैं कि आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के किसी सीट से चुनाव लड़ रहे, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, और वो जो है जो भी सामने उनको होगा उसकी जमानत की गारंटी, कृष्णा जी किसी सीट से अखिलेश चुनाव लड़ ले, जमानत जब्त करा देंगे प्रतिद्वंदी की, कह रहे हैं मुजफ्फर साहब। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज जो जलवा है। इसी सवाल पूछ रहा हूँ कृष्णा जी, मुजफ्फर साहब कह रहे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के किसी सीट से चुनाव लड़ ले, प्रतिद्वंदी की जमानत जब्त करा देंगे। हमारे मित्र मुजफ्फर जी इनको अभी उन्होंने कहा कि पूरी बातें इल्म है आपको। अभी मैं इनको बता दूं कि आपने भी जैसे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखिलेश जी ने अभी कहीं से हामी नहीं बढ़ी है, वो डर है, वो टटोल मटोल रहे हैं, वो तोड़ मटोल रहे हैं कि किस सीट पे समीकरण बैठा के किसी तरह से मैं अपनी जमानत को बचा लूं, अन्यथा ये अभी तक कहीं ना कहीं घोषणा कर चुके होते। अखिलेश जी बड़े ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, और उनको पता है कि किसी ऐसे सीट की तलाश है उनको जहां पे जीत की सुनिश्चितता हो, अन्यथा अभी तक वो घोषणा कर चुके होते। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और ये लहर नहीं है, ये ललकार भी है समाजवादी पार्टी के लिए कि इस बार आपके अस्तित्व का संकट है। इस बार के बाद से पुनः आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नाम निशान ले जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भ्रष्टाचार, भूख और भय के खिलाफ पुनः एक बार वोट करने जा रही है। कृष्णा जी इस बार समाजवादी पार्टी आई तो 12 से 17 वाली नहीं, कृष्णा जी सुन तो लीजिए। अब पिछली बार आपके मुख्यमंत्री भी जो थे वो कहीं से चुनाव नहीं लड़े थे, तो आप लोग क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं अखिलेश यादव पर कि वो चुनाव लड़े? आज खुद हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, नहीं पिछली बार नहीं लड़े थे ना, तो आप लोग क्यों इतना प्रेशर बना रहे हैं कि अखिलेश यादव को कहना पड़ रहा है कि वो यहाँ से लड़ सकते हैं, वहां से लड़ रहे हैं? पिछली बार सांसद थे तो उनको बनाया गया, और अब इस बार अखिलेश जी आपको सामने, अखिलेश जी आप लोग चाहते हैं क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़े? कृष्णा जी क्या बीजेपी की इच्छा है? कृष्णा जी भाजपा के साथ है। कृष्णा जी बीजेपी चाहती है, बीजेपी की दिली इच्छा है क्या कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े? नहीं ना लड़े, वो ट्वीट कर जाए, बोल दे कि हमें उत्तर प्रदेश की जनता से चुनाव में हरा सकती है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और एमएलसी बनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बार मुंगेरी लाल का सपना देख सकता हूँ। नहीं देखिए, ये आपने एक अच्छे प्रवक्ता की तरह लास्ट में मुंगेरी लाल जोड़ दिया, लेकिन आप कहने वाले थे कि एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बन जाऊं। नहीं, उत्तर प्रदेश की मैंने सपने देखते आ रहे, ठीक है, और होना भी चाहिए, सपना देखना किसी का सबका अधिकार है, ठीक है, और अखिलेश जी को वास्तविक स्थिति पता है, उत्तर प्रदेश की जनता
आज भाजपा के साथ खड़ी है। ठीक है, मैं मुजफ्फर जी आपके पास आता हूँ, मैं मुजफ्फर जी आपके पास आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं संजीव जी के पास जाता हूँ। संजीव जी, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, तब से ये एक स्ट्रैटेजी के तहत सपा पर हमला बोल रही है कि अखिलेश जो है वो चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अखिलेश चुनावी मैदान में उतरे या योगी जी उतरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लगता है कि दोनों पार्टी के मुखियाओं को राज्य जनता की तरफ से वोट देते हैं। देखा है चुनाव में तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ताकत होगी ममता बनर्जी को घेरने के लिए निश्चित तौर पर ममता बनर्जी हार हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। तो ये मायने नहीं रखता कि पूरे राज्य की जनता यदि आपको अपार बहुमत देती है तो फिर इन मुखियाओं के लिए ये वोट मायने नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और ये कहना ठीक है, पार्टी के लोग हैं, ये बात कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी, या ये कह सकते हैं कि योगी जी की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन ये उस तरह के नेता है के नेता है कि लोगों की जमानत जब्त होने वाली नहीं है, अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसका एक व्यापक मैसेज जाता है, सबसे बड़ी बात है, और लगातार ये घेरने की कोशिश की जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जो डेंजर एरिया जिसको कहते हैं या कोना जो कहते हैं, उस पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से हमलावर विपक्षी पार्टियां लगातार उनके खेमे में सेंधमारी कर रही है, लोग टूट रहे हैं, और जो विश्वास की बात पनप रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पेशारे पे निश्चित तौर पर ये लकीर जो है वो दिखाई दे रहा है। कैसे उसको मैनेज करती है भारतीय जनता पार्टी, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुजफ्फर साहब, इतनी देर क्यों लग रही है? नवंबर की अगर मैं बात करूं तो नवंबर में जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान हुआ है, तब से लगातार जो है बीजेपी आप पर हमलावर है। क्या दिक्कत आ रही है? क्या अखिलेश चुनाव नहीं लड़ना चाहते? आपके पार्टी के जो नेता हैं वो जबरदस्ती चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े? और अगर अखिलेश चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सीट का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है? पेच कहां फंस रहा है? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर, अगर आप लोग तो हमसे बेहतर समझते हैं कि स्टार प्रचारक अगर कोई है तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। हाँ, आपके पास एक है, बीजेपी ने आज 30 लोगों की सूची निकाली है। बीजेपी में अखिलेश भी है और मात्र अखिलेश भी है, वही मैंने वही समाप्त हो जाती है। तो सिर्फ एक नेता ने 30 नेताओं की नींद हराम कर दी है आज। ये बड़ा सवाल है। देखिए क्यों नहीं, इन्होंने समाजवादी पार्टी में कोई चीज ही नहीं है। आप ऐसे क्यों बोलेंगे? आपकी सारे प्रजा है और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्य मैं सुन रहा था। पांडे जी देखिए, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। पांडे जी प्लीज, एक मिनट मुझे, मुजफ्फर साहब आप रुकिए। पांडे जी, बड़ी अच्छी चर्चा चल, एक मिनट पांडे जी, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। अपनी अपनी बारी में आप लोग एक दूसरे के तमाम तर्कों को काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए मुजफ्फर साहब क्या बोल रहे हैं, फिर आपके पास आता हूं, जवाब दीजिएगा। जी मुजफ्फर साहब, समाजवादी पार्टी के पास एक ही चेहरा है, आपने खुद कहा। बीजेपी ने आज 30 लोगों की सूची निकाली है स्टार प्रचारकों की। हाँ, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है ना। हाँ, कि जो एक अकेला है वो 100 पे भारी है। ये आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हाथरस के अंदर कूड़े के ढेर की तरह एक बिटिया को नहीं जलाया गया था। क्योंकि समाजवादी की सरकार में किसानों को इस तरह से कुचला नहीं गया था। नहीं, वो सारी बातें जनता जानती है। ये आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। पेच कहां फंस रहा है? अखिलेश की सीट का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है? पेच कहां फंस रहा है? देखिए, चुनाव लड़े या ना लड़े ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन इस बात की गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, चुनाव चाहे वो लड़े या न लड़े। साहब, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। मुजफ्फर साहब, आप एक वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आप इस बात को भली भांति समझते होंगे कि अगर नेता जो है, जैसे क्रिकेट के खेल में होता है ना कि कप्तान अगर आगे से अच्छी पारी खेले तो टीम जीतती है। दूसरी टीम के कप्तान ने तो कह दिया है कि मैं गोरखपुर शहर से जो है खेलूंगा। अखिलेश यादव कहां से खेलेंगे ये नहीं ऐलान हुआ है। तो आप लोग भी तो चाहेंगे ना कि आपका कप्तान भी जो है वो मैदान में उतरकर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग करे।
इससे पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो उनको उनके घर पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी में। ठीक तो है, बड़ा सवाल ये है, देखिए बड़ा सवाल ये है कि हम लोग दावे नहीं करते इस तरह के। समाजवादी लोग विकास की और मुद्दों के आधार पर चुनाव में आगे जाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गोल गोल घुमाने की बात करते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप ये बता दीजिए। देखिए हम नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब मांग रही है आपसे 5 साल का, और आप जो है देने को तैयार नहीं है। बेरोजगार नौजवान पूछ रहा है कि बताइए साहब मुझे 5 वर्ष में आपने रोजगार क्यों नहीं दिया। 15 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है खाली घूम रहे हैं युवा। दूसरी चीज, किसानों की आपने कहा था कि आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 में। आज जनता आपसे सवाल कर रही है। हाँ, ये आपके सवाल सारे वैलिड हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जवाब आपने अभी भी मेरे सवाल का नहीं दिया कि पेच कहाँ फंस रहा है। अखिलेश यादव चुनाव अगर लड़ेंगे तो सीट क्यों नहीं अभी तक डिसाइड हुई? क्योंकि मैंने कहा ना, क्रिकेट के खेल में कप्तान आगे से खेले। एक बात समझ लीजिए, आपसे मैं सिर्फ एक बात इस समय कहना चाहूंगा। बोलिए। आजमगढ़ पे चर्चा है, और दूसरी बात यह है कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश की, सामने वाले की जमानत जब्त होगी। तब तो नजीर पेश कर दीजिए गोरखपुर शहर से लड़ाकर उनको। महोदय ने भी इस पर मोहर लगाई। तब तो नजीर पेश कर दीजिए एक, आप लोग गोरखपुर शहर से उन्हें लड़ाकर, ये सिराथू से लड़ाकर। आप बताइए अखिलेश जी जहां से चुनाव लड़ेंगे नतीजा क्या होगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं मैं आज उत्तर प्रदेश का जो जन सैलाब है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझ रही है। उसका कारण जो है, उसका कारण यही है कि इन्होंने जो वादे किए थे, मैनिफेस्टो बनाया था 5 साल के लिए, समझ गया मैं, इन्होंने अभी तक बताया नहीं। ठीक है कृष्णा पांडे जी, ठीक है मुजफ्फर साहब, ठीक है कृष्णा पांडे जी, आप लोगों को समाजवादी पार्टी का सामना करने के लिए 30 लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारना पड़ रहा है, ये तर्क दे रहे हैं मुजफ्फर साहब, और उनके खेमे से एक अखिलेश यादव ही आप 30 पर भारी हैं। दीजिए जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को अपना स्टार प्रचारक बनाई है वो प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 8 वर्षों में केंद्र की सरकार ने हमारे देश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए क्या किया है वो अपना हिसाब देने जा रहे हैं। और ये बताने जा रहे हैं कि 2012 से लेकर और 2017 तक उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, और 17 से लेकर 22 तक उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, किस तरह से वो ये बताने जा रहे हैं। 12 से 17 का भी हिसाब बताइएगा। 12 मेडिकल कॉलेज से 17 एक मिनट में, और आज हमने 44 मेडिकल कॉलेज से नहीं पांडे साहब, पांडे साहब, एक जिला पांडे साहब, पांडे जी, जिला एक विश्वविद्यालय दिया है हमने। पांडे जी 12 से 17 का हिसाब, रोजगार के मामले में पांडे जी प्रथम स्थान पर बन गया है 5 वर्षों में। और दूसरी बात, पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए ना पांडे जी, 12 से 17 का हिसाब क्यों दीजिएगा? तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, आप तो 17 से 22 तक का बताइएगा ना। मैं वही आपकी बात कर रहा हूँ कि 12 से 17 में क्या हुआ, अच्छा, और उसकी तुलना में 17 से 22 में हमने क्या किया। जब ये दोनों का आप आकलन कर लीजिए, और उसके बाद जो बेहतर लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को रूप में जोड़ दिया जाएगा। जिसको चाहे उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन ये सच, उसमें कोई शक नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों का आकलन करेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता पाएगी कि उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के। एक मेरे और सवाल का जवाब दे दीजिए कृष्णा जी, चूंकि आप मजे हुए प्रवक्ता हैं, अंदर की खबर पार्टी की रखते होंगे, लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 402 विधानसभा सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कमल निशान है। नहीं ये नहीं ना ये नहीं। देखिए मैंने क्यों सवाल ये पूछा, सुनिए ना पांडे जी, लखनऊ कैंट सीट से क्या अपर्णा यादव उम्मीदवार होंगी, इतना ही बता दीजिए। ये पार्टी नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी की एक स्क्रीनिंग कमेटी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक चुनाव समिति है, ठीक है, जिसको चुनाव लड़ाएगी। समझ गया मैं। यहाँ पे एक व्यक्ति नेता नहीं है कि जो कह दिया और लोकतांत्रिक तरीके से वही माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पार्टी है, और जिसको चुनाव लड़ाएगी कमल निशान को प्रभाव। ठीक है, क्लोजिंग करूंगा मैं, क्लोजिंग करूंगा संजीव, ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग करूंगा मैं संजीव जी के पास जाकर। संजीव जी बस खत्म ही करना है कार्यक्रम को। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज का पूरा दिन रहा,
और जिस तरीके से बीजेपी ने सफलता प्राप्त की समाजवादी पार्टी के घर में सेंध डालने में, वहीं बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं, नए ऐलान कर रहे हैं। कहां पर इस वक्त आप दोनों राजनीतिक दलों को आंकते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए 2017 का पिछला जब इलेक्शन का आप नजारा निकाल के देखते हैं तो आप देखते हैं कि लगातार इसमें से कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारक थे अलग अलग पार्टियों से अलग अलग नेताओं को अपनी तरफ जोड़ रहे थे। इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उलट में भारतीय जनता पार्टी के खेलने से बहुत सारे लोग अलग अलग छिटक के दूसरे पार्टियों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो मनोवैज्ञानिक तौर पर यहाँ पिछड़ती दिखाई दे रही थी, अपर्णा यादव को अपने पाले में लाके एक मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया और उनके सामने दिखाने का भी प्रयास किया है कि हमने भी आपको करके तोड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिसको आपने लाया है क्या वो वोटों में तब्दील करने की क्षमता रखती है इस बिल को, या बिल इकट्ठा करने में रहती है या नहीं रहती है, इसकी भूमिका क्या होगी यह भारतीय जनता पार्टी बखूबी ठीक है। ये इसी नोट पे ठीक है इसी नोट पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा संजीव कौशिक जी आपका, कृष्णा पांडे जी आपका और मुजफ्फर खान साहब आपका मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम जो है वो हर नए दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे का सियासी तापमान जो है वो हर नई सुबह के साथ पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। आज जहां बीजेपी ने सपा के घर में सेंध लगाने में कामयाबी प्राप्त की, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि उनके भी घरवाले हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कल की नई सुबह उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या नए गुल खिलाती है। फिलहाल के लिए आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।